तो मेरे पास जो टॉपिक दिया है वो है बिजनेस का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको आर्थिक व्यवस्थापन कहते हैं। मैं मेरे टॉपिक को जाने से पहले एक एग्जांपल के साथ शुरुआत करता हूँ। अभी तो आईपीएल चल रहा है। आईपीएल देख के मान के चलते कि हम मुस्लिम अधिकार आंदोलन आंदोलन ने डिसाइड किया कि कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट रखेंगे, और कुछ टीम्स बने। मान के चलते दो टीम्स बने और एक क्रिकेट का मैच हो रहा है। और चलो ऐसा होता है कि बैटिंग बॉलिंग शुरू हो रहा है, और कोई बैटिंग कर रहा है, कोई बॉलिंग कर रहा है, सब कुछ चल रहा है। बट एक गलती हम कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने कितना स्कोर किसने किया, या टीम का स्कोर कितना हो, या कितने ओवर हो गए, ये हमने रिकॉर्ड ही नहीं रखा। तो मुझे बताओ उस मैच का कुछ रिजल्ट आएगा? डेफिनेटली उसका आंसर ना है। अगर हमने स्कोर स्कोर ही नहीं लिखा, किसने कितना स्कोर किया, किसने कितने रन लिए, कितने विकेट लिए, अगर ये रिकॉर्ड है ही नहीं हमारे पास, तो उस मैच का कोई फायदा नहीं। ये हुआ एक एग्जाम्पल। मैं आपको और एक एग्जाम्पल दूंगा। यहाँ पे मान के चलते एक लड़का है, वो लड़के का नाम रखते हैं हम अब्दुल। अब्दुल है 21 साल का लड़का, और ये 21 साल के लड़के को शौक है बॉडी बिल्डिंग करने का। तो जोर शोर से उसने डब्ल्यू के मैचेस देखे और जाके जिम भी ज्वाइन किया, और वो बोलता है कि मुझे भी अभी सिक्स पैक बनाना है, और मेरे बाइसेप्स भी मुझे ऐसे एकदम स्टील जैसे बनाने हैं। और ये अपने अब्दुल भाई जिम ज्वाइन किए, डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं। वहां से वापस आ रहे, जो मिलेगा वो खा रहे, ऑयली भी खा रहे, फैटी भी खा रहे, सब कुछ खा रहे। तो जिम के ट्रेनर को जाके बता रहे कि मेरी बॉडी नहीं बन रही, और बोलते कि नहीं यार, आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। आप प्रोटीन कितना ले रहे हो, आप कार्बोहाइड्रेट कितना ले रहे हो, आप विटामिन मिनरल्स कितने ले रहे हो। वो बोलता है वो मुझे नहीं मालूम, मैं तो खाने का खाते रहूंगा, बॉडी बननी चाहिए, वो आपका प्रॉब्लम है। बोले कि ये तो नहीं होगा। अब मुझे बताओ, अगर अब्दुल अपने बॉडी इंटेक पे ध्यान नहीं रखेगा, उसका हिसाब नहीं रखेगा, तो उसके सिक्स पैक बनेगा, फैमिली पैक बनेगा उसका पेट का? डेफिनेटली फैमिली पैक बनेगा। तो सेम हमारे बिजनेस के साथ हो रहा है। ये अगर दोनों एग्जांपल हम कनेक्ट करते हैं कि पहले मैच में अगर हम क्रिकेट का स्कोर अगर मेंटेन नहीं करते, तो क्रिकेट का रिजल्ट कहीं पे नहीं आएगा। और सेम अगर अपने अब्दुल भाई अपने बॉडी में जितना न्यूट्रिशन इंटेक कर रहे, अगर उसको रिकॉर्ड नहीं करते, तो उनका सिक्स पैक का फैमिली पैक बन जाएगा। तो सेम हमारे बिजनेस के साथ होगा। अगर आप आपका बिजनेस में एक चीज मिस करते हो, दैट इज अकाउंटिंग। और मैंने यही चेक किया है कि आप प्रोग्रेसिव कोई भी कम्युनिटी लो, आप गुजराती कम्युनिटी लो, आप मारवाड़ी कम्युनिटी लो, आप हिंदी कम्युनिटी लो, जो आज ये तीन ही लोग हैं जो बिजनेस में ज्यादा डोमिनेंस कर रहे हैं। ये लोग अगर आप देखेंगे, तो इनका एक ही है, रात को सोने के पहले एक पर एक रुपए का जब तक हिसाब नहीं लगता, तब तक वो सोते नहीं। हालांकि उसकी दूसरी बाजू में तीन कम्युनिटी छोड़ के बाकी जितनी भी कम्युनिटीज हैं, इंक्लूडिंग अपनी मुस्लिम कम्युनिटी, हिसाब रखना तो दूर की बात, आज का दिन कल पे गया, इसमें हम खुश हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हमारी हो रही है। जो क्रिकेट मैच का एंड होने वाला था, क्योंकि क्या होगा, एंड में फाइटिंग शुरू हो जाएगा, कोई बोलेगा मैंने 100 रन किया, और कोई बोलेगा मैंने 10 विकेट ले ली। तो अगर ये होता है, तो वो क्रिकेट मैच का जैसे रिजल्ट झगड़े में होगा, वैसे हमारे बिजनेस का रिजल्ट भी एंड में झगड़े में होगा। झगड़ा मतलब क्या क्या होगा? हम समझ रहे कि प्रॉफिट हो रहा है, बट एट द एंड पता चलेगा हमारा कैपिटल तो पूरा खत्म हो गया। सो बिजनेस में आपके पास आइडिया है, किसने सवाल पूछा कि ये लॉकडाउन में हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली आप स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास आइडिया है और आज की जरूरत है। पर अगर आज की जरूरत नहीं, तो उसका कुछ फायदा नहीं। तो ये आइडिया के साथ अगर आपके पास दो चीज नहीं है, एक है मार्केटिंग और दूसरा आपका अकाउंट रिकॉर्ड कीपिंग, तो आपकी कितनी भी अच्छे आइडिया हो, जिसका कुछ भी फायदा नहीं होगा। मैं लिख के देता हूँ, इसका कुछ भी फायदा नहीं होगा। मान के चलते इरफान भाई ने 7 साल पहले मोबाइल का शॉप शुरू किया, और एक छोटा सा 10 बाय 10 का या भी 2 बाय 2 फीट का बोर्ड बना के एक शॉप में कोने में लगा के रखा, और बोलते सरगम कम्युनिकेशन। पूछो उनको कि ये बिजनेस चलता था क्या? आज अगर आप देखेंगे, तो उनका दुकान का एलईडी बोर्ड की कीमत ही 1.5 लाख रुपए का है। दिस इज नथिंग बट मार्केटिंग, प्रमोशन किया था उन्होंने। इनिशियली सांगली में जहाँ का एंट्री है, वहाँ पे वॉल पेंटिंग करके लिए थे, रेडियो पे ऐड दिए थे, वो जो टिकटॉक के डुप्लीकेट सलमान खान शाहरुख खान है, उनको लाके प्रमोशन किए थे। बहुत सारी चीजें उन्होंने की, तब जाके उसका नाम बना। तो मार्केटिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्यों जरूरत है? अगर आपको नहीं पता कि डे टू डे आप क्या कर रहे हो, तो आप मार्क माय वर्ड, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे हम घर पे बच्चों की परवरिश करते हैं, अगर आज रात में आप घर पे जा रहे हो, मान के चलो काम से घर पे जा रहे हो, और आपको आपने देखा कि आपके बच्चे के मुंह में गाली है, तो आपको वहीं पे टोकना चाहिए कि बेटा ये गलत कर रहा है, गाली देना अच्छी बात नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम बच्चे को पता चलेगा अच्छा गाली देना गलत बात है। सेम वे आपके बिजनेस में अगर आपने गलत डिसीजन लिया, ये बिजनेस के लिए गाली है, तो आपको अगर वहां पे पता होना चाहिए कि ये करके मुझे इतना लॉस हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम आप वो नहीं करोगे। इसको ही हम संस्कार बोलते हैं। तो बिजनेस में संस्कार लाने के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बोलेंगे सर हमको अकाउंटिंग वर्ड से डर लगता है, आप इतना हेवी वर्ड अकाउंटिंग यूज करो, तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। आप थोड़ा एक्सप्लेन करो अकाउंटिंग में करना क्या होता है।
सिंपल आप एक चीज कर सकते हैं, मैं आपको एक ऐप रिकमेंड कर रहा हूँ जिसमें से मेरा कोई फायदा नहीं है, बस आपके लिए बता रहा हूँ कि एक डे टू डे अकाउंटिंग, डे टू डे एक्सपेंसेस नाम का एक ऐप है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, फ्री में डाउनलोड कर दो। ये ऐप में आप रोज का जितना इनकम हो रहा है और रोज के जितने खर्चे हो रहे हैं इसको नोट करके रख सकते हैं। आपने को बस वही करना है। महीना खत्म होता है तो जितना इनकम उसकी टोटल कर दो और जितना एक्सपेंसेस है उसकी टोटल कर दो, इनकम में से एक्सपेंसेस लेस कर दो, अपने खर्चे लेस कर दो, आपको टोटल मिल जाएगा। बट ये करते टाइम कुछ चीजों का अपने को ध्यान देना है कि पहली बात, बिजनेस से रिलेटेड सारे खर्चे लिखने, पर्सनल खर्चे अलग से लिखने। इंपॉर्टेंट बात है, बिजनेस से रिलेटेड सारे खर्चे लिखने, पर्सनल अलग लिखने। रीजन बताता हूँ क्या। अभी इरफान भाई हमारे सामने, तो एग्जांपल देंगे, मान के चलो ये फोन इरफान भाई के शॉप में से हमने लिया था, ये उन्होंने बेचा था समथिंग 20,000 रुपए में। और ये 20,000 जब उनको मिले तब उनको घर से फोन है कि बच्चे की स्कूल की फीस पे करने 20,000 रुपए देना पड़ेगा। और जब 20,000 का सेल और 20,000 का खर्चा अगर लिखेंगे तो ये 20,000 जो बच्चों की स्कूल की फीस पे की है ये बिजनेस रिलेटेड नहीं है, क्योंकि फोन लाने के लिए और बेचने के लिए जो खर्चा है वही लिखना पड़ेगा। तो इसमें पता चलेगा बिजनेस में से कितना फायदा हुआ। और जब आपको पता है कि आप जो भी जद्दोजहद कर रहे हैं, आप सुबह से शाम तक भाग रहे, इंटू 30 डेज भाग रहे, इसके बाद आपके घर पे कितना पैसा आ रहा है। और मैं आपको कॉन्फिडेंटली बताता हूँ, जब आप आपका इनकम लिखना शुरू करोगे, तब जब आप देखोगे कि एट द मंथ एंड आपका इनकम का अमाउंट कुछ लाखों में गया या कुछ करोड़ों में गया है, तो मैं आप आप देखोगे कि आपका छाती ना हमेशा से सीना तान कर चलोगे, क्योंकि आप में एक अलग सा कॉन्फिडेंस भर जाता है। इससे क्या होता है, जब आप कॉन्फिडेंस में रहोगे ना, आप ऑटोमेटिक उस टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करोगे। मेरा एक ऑब्जर्वेशन, एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। हमारी एनर्जी लेवल अगर इस लेवल पे है और रतन टाटा की एनर्जी लेवल इस लेवल पे है, जब तक हम हमारी एनर्जी लेवल इस लेवल पे नहीं लेके जाएंगे, हम रतन टाटा को नहीं मिलेंगे। और ये बड़ी बात नहीं है कि उनको मिलना है। अभी रिसेंटली एक सीरीज हो गई हर्षद मेहता की, वहां पे तो ऐसा दिखाया गया कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को मैनेज किया था। कौन था बंदा, चौल में रहने वाला लड़का था, बट प्राइम मिनिस्टर तक अगर पहुंच सकता है तो हम भी तो उसी वहां से तो आए थे। क्यों, क्या क्या किया उन्होंने, अपनी लेवल को सिर्फ ऊपर लिया, अपने एनर्जी को, अपने कॉन्फिडेंस को सिर्फ उन्होंने ऊपर लिया था। और ये कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप अकाउंटिंग प्रॉपर रखते, आप हिसाब प्रॉपर रखते। मैंने आपका नाम फिर से एक बार रिपीट करूंगा, डे टू डे एक्सपेंसेस। आप अभी लिख लो, बाद में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, डे टू डे एक्सपेंसेस। तो ये मेरे साथ हुआ। मेरा एक फ्रेंड आता है मेरे प्रैक्टिस के 4 महीने के बाद, सॉरी 1.5 साल के बाद में, और बोलते इब्राहिम भाई आपका तो महीने का 1 लाख रुपए इनकम होता होगा प्रैक्टिस में से। मैं बोला नहीं भाई, 1 लाख तो नहीं होता, 20-30 हजार रुपये होता होगा। तो बोलते यार मुश्किल है, फिर आपको सोचना पड़ेगा, 1.5 साल हो गया आप फिर भी आप 1 लाख रुपए नहीं कमा रहे। अल्लाह की फजल से मैं 21 साल का था तब ये बना, और जब मेरी बात चल रही तब मैं करीबन 22 से 23 साल का था। तो मुझे टेंशन आया सब सुन के कि अरे यार 1.5 साल से मैं कर क्या रहा हूँ। फिर मैंने क्या किया, एक छोटा सा डायरी लिया और डायरी में रोज का इनकम लिखना शुरू किया और मंथ एंड को इनकम जोड़ना शुरू किया। और जैसे मैंने इनकम जोड़ना शुरू किया ना, मुझे पता चला कि मेरा इनकम कुछ 1 से 3 लाख के दरमियान का है हर महीने का। और जब मुझे ये पता चला कि मैं हर महीना 1.5-2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना बड़ा, ऑटोमेटिकली मेरे पास सामने से बड़े क्लाइंट आने लगे। और इरफान भी उसी में के क्लाइंट है, क्योंकि ये होता है, ये एनर्जी आपका काम करता है। तो इसलिए आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे केस में क्या होता है, जितने मैंने क्लाइंट्स देखे, छोड़ दो मुस्लिम, नॉन मुस्लिम का भी बताता हूँ, कि सबसे पहले कि बैंक में इनकम लोन लेना है तो इसलिए इनकम टैक्स के रिटर्न मांग रहे हैं, आपको रिटर्न भरा के देंगे। बट आप मुझे बताओ कि आपकी भी कुछ तो जिम्मेदारी है बिजनेस के लिए, ना कि सिर्फ बैंक में लोन के लिए चाहिए या फिर कुछ मेरा इनकम ज्यादा हो रहा है इसलिए चाहिए, नहीं। आप अगर एक प्रॉपर कंप्लायंस पर्सन रहते हो कि अकाउंटिंग प्रॉपर कर रहे हैं, इनकम टैक्स के रिटर्न प्रॉपर फाइल कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, ये खर्चा अगर आपका आज के डेट में हो रहा है, बट ये पूरा इन्वेस्टमेंट जैसा आपके लिए रिटर्न में काम करेगा। इसलिए अकाउंटिंग के साथ में आप रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप कंप्लायंस में रहेंगे। अगर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं होता ना, बहुत सारी बार ऐसे भी केसेस आते हैं मेरे पास, वो बताते हैं कि सर 3 साल का आईटीआर बना के तो बैंक नहीं मांगा है। बट मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स के रिटर्न 3 साल के हम एक साथ में फाइल नहीं कर सकते। अभी सिर्फ हम एक ही साल का इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और 1 साल के बेसिस पे बैंक लोन नहीं देता। और अगर देते भी है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। आपको मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा समझा के बोलता हूँ, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। अगर आप का लोन मान के चल, 10 लाख का लोन मानते फॉर एग्जाम्पल पर्पज, अगर आप 10 लाख रुपए का लोन ले रहे हो, आपके पास 1 साल का इनकम टैक्स का रिटर्न है, तो बैंक आपको करीबन 11 या 12% 1 साल का इनकम इंटरेस्ट चार्ज करेगी, वो 1,20,000 रुपए होगा। अगर आपके पास 2 साल का रिटर्न है तो 1 से 1.5% का इंटरेस्ट आपका कम होगा, मतलब साल का 15 से 20 हजार रुपए का सेविंग होगा। और अगर आप 3 साल का आईटीआर देते हो तो अगेन 2.5 से 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट में ब्याज दर में कम होता है। तो आप साल के 20 से 30 हजार रुपए 10 लाख के पीछे बचा सकते हो इनकम टैक्स रिटर्न बना के। और इसके पीछे आपका खर्चा कितना है, 5 या 10 हजार रुपए तीनों साल का मिला के।
और वो भी टुकड़े टुकड़े में देना है, इस साल 2-3 हजार, अगले साल 2-3 हजार, उसके अगले साल 2-3 हजार, ऐसे हर साल आपको आपके सीए को पे करना है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि इनकम टैक्स रिटर्न आप प्रॉपर फाइल करो, आप प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करो। ये बहुत सारे लोगों का मैंने ये भी देखा है, मेरे एक बहुत नजदीक के क्लाइंट है, उनका ऐसा हुआ कि सिलेंडर का बिजनेस है, होलसेल सिलेंडर देते हैं जो गाड़ी पे या होटल्स में यूज करते हैं। बैंक लोन हो नहीं सकता क्योंकि रिकॉर्ड प्रॉपर है ही नहीं। तो किसी साहूकार के पास जाते हैं, उसको बोलते साहब 1 लाख रुपए चाहिए, वो बोलता ठीक है मिल जाएगा, हाँ 1 घंटे में आके लेके जा। वो उसको 88,000 देता है, मतलब 12,000 उसका बैच कट करता है, और वो 3 महीने में उसको वापस करना है। ये जब मैंने इफेक्टिव देखा ना, तो साल का 34-35% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है वो। बट अगर मैंने 2-3 साल उनके साथ काम किए, फिर उनको इन चीज के डॉक्यूमेंट्स बना के बैंक में जाओ, बैंक में जाओ, ये करो, बैंक में गए, तो बैंक में तो होता है कि आपको 50 डॉक्यूमेंट देने हैं, 50 साइन करने हैं, फिर उनका वेरिफिकेशन आएगा, फिर और एक बंदा देखने आएगा, वो 500 सवाल पूछेगा, उसको जवाब देना है। एक मोमेंट को उन्होंने बैंक के वेरिफिकेशन वाले बंदे को बोला, तुझे जो करना है कर, मैं तो जवाब भी नहीं दूंगा और लोन भी नहीं चाहिए, तेरे तेरे डॉक्यूमेंट है, तू घर पे जा। और मुझे बोलता है अरे शेख साहब वो बहुत सता रहे थे, इसलिए मैंने ऐसे किया वैसे किया। अरे यार सताएंगे ना, अगर आपको कम रेट में मिल रहा है, साल के आपका 25-30 हजार, 60-60 हजार लाख रुपए अगर बच रहा है, तो थोड़ा इतना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। या तो फिर आप शादी में भी बोलोगे हाँ मौलाना को, यार 3 बार क्या पूछने का, बोले एक बार बोला बस नहीं होगा क्या, बोलते हैं। तो अगर अच्छी चीज कुछ पानी है तो 2-3 बार तो जवाब तो देना ही पड़ेगा ना अपने को जिंदगी में। देखो ना, हम शादी से कनेक्ट करके देख सकते हैं, तो ये होता है। इसलिए अगर आप आईटीआर नहीं कर रहे, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, तो जब आप लोन के लिए जाएंगे तो आपको बैंक सच में लोन नहीं देगी, और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको बिजनेस रन करने में हो सकता है। आगे ये था, मैंने कुछ पॉइंट्स निकाल के लाए थे। यहाँ पे आज के अपने को आज के दौर में बिजनेस रिलेटेड और फाइनेंस रिलेटेड और बिजनेस मैनेजमेंट रिलेटेड, या फिर नया बिजनेस शुरू करने के लिए सब सच में जरूर है कि अपने बच्चों को मोटिवेट करें। और इसकी शुरुआत मैं समझता हूँ मस्जिदों से होनी चाहिए, क्योंकि अगर सबसे अलग मुस्लिम कौम के पास जो है तो वो है यूनिटी है, एकता है, हम एक साथ में है। हम जब मस्जिद में जाते हैं ना, कोई नहीं देखते कि कोई गैरेज वाला है या कोई सीए है या कोई बिजनेसमैन है या कोई और कोई है। हम एक दूसरे के कंधे को कंधा खड़ा लगा के खड़े रहते हैं, राइट। तो ये अपनी यूनिटी है। और वहीं पे एक जगह जहाँ ऐसी है जहाँ पे हम बयान सुनने बैठते हैं, और अगर मान के चलो ये बयान में अपने हाफिज साहब, अपने मौलाना, ये अल्लाह और दीन के और अल्लाह के नबी की बातों के साथ में अगर बिजनेस की बातें भी करेंगे, तो अब देखो कितना बड़ा फर्क पड़ता है। और अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके देखेंगे, मुझे इस्लामिक बातें कोई नहीं करनी, बट हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला जब थे, ये बहुत बड़ी बिजनेस वुमन थे, ये बहुत बड़े बिजनेस वुमन थे, मतलब लड़कियां भी, औरतें भी उस टाइम पे बिजनेस करते थे। और आज के दिन में हमने अपने औरतों को रखा है कि तेरा काम सिर्फ घर संभालने का है, आप ये मत करो, आप अपने औरतों को बाहर निकालो, आप उनकी सलाह लो। मैं बहुत सारी बार यही करता हूँ कि अगर कोई डिसीजन लेना ना, मैं जाके मेरे वाइफ से डिस्कस करता हूँ, बोलती मुझे क्यों पूछते, मुझे क्या समझता है। बोले तुझे कुछ नहीं समझता, बट तू ही एक ऐसी है जो एक मर्द को पैदा कर सकती है। औरत ही मर्द को पैदा, हम कितना भी मर्द बोले, हम कोई मर्द को पैदा नहीं कर सकते, औरत ही पैदा कर सकती है। उनको थोड़ा सा डिसीजन में आप ले लो। आप जब उनको लोगे ना, देखो वो कोई नहीं बोलेंगे, उनका बोले आपको जो ठीक लगे वही करो। शादी के पहले 2 साल तो मेरे वाइफ ने वही किया, आपको जो ठीक लगता है वही करो। बट एक बार पूछने के बाद ना अपने को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आता है। और ये होते होते जब आगे गया ना, 7-8 साल, आज मेरे 8 साल की शादी में देख रहा हूँ ना, मैं किधर से किधर तक पहुंचा। तो आज थोड़ा सा आप उनको कंसिडर करो, क्योंकि ना अल्लाह ने एक ऐसी चीज बनाई कि जिसका दिमाग बस, वो कुछ तो बोले, कुछ तो गलत लग रहा है, बस इतना ही बोलेंगे, बस सच में गलत होते रहता है, और आपको बाद में पता चलता है बिजनेस में लॉस होने के बाद। तो थोड़ा सा उनको भी आप कंसिडर करो। मैं अभी यहाँ पे कोई मौलाना या फिर हाफिज साहब हो, तो मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे सांगली में ऑफिस से आप कभी भी आके बैठ सकते हैं, कुछ कुछ हम डिस्कशंस करेंगे। और ऐसी कुछ चीजें अगर पॉसिबल है तो आप आपके बयानात में इन चीजों को डालना शुरू करो। मैं पूना का एक एग्जांपल दूंगा। मेरा पूना में भी ऑफिस में, मैं मोस्टली पूना में रहता हूँ। एक भोरी कम्युनिटी मेरे घर के बाजू में बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे सारे बिजनेस करते भोरी लोग। तो मेरे क्लाइंट है जो प्रिंटिंग का वगैरह काम करते हैं, और उनके जो मौलाना है, उनके फोटो प्रिंटिंग वगैरह उनके पास रहते हैं। तो मुझे एक एग्जांपल बता रहे थे कि उनकी मस्जिद में हमेशा ज़कात, बिजनेस और बिजनेस डेवलपमेंट, इसकी बातें होती रहती है। अगर बयान में भी होती है, और उसके साथ में जब भी ग्रुप करके बैठे तभी भी डिस्कशन होते रहते हैं। तो यहाँ पे एक मस्जिद में एक लड़का आ जाता था, एक बस कोने में बैठो, नमाज पढ़ो, निकल के जाओ, और बयान में बैठो, डिस्कशन में बैठो, बट कभी वो जक़ात नहीं देता था। तो उनके मौलाना ने पूछा कि बाबा तुम जक़ात क्यों नहीं देते? तो बोले कि हजरत मैं तो जॉब करता हूँ, और इतना जितना सैलरी आता है उतने मेरा पूरा घर का बैठ जाता है, इसलिए मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं बचता, सो दैट मैं आपको जक़ात दे दूँ। तो उन्होंने बोला बिजनेस क्यों नहीं करते हैं? तो लड़के ने बताया कि मौलाना मेरे पास पैसे नहीं है बिजनेस करने के लिए। उन्होंने बोला आप होमवर्क करके आओ, आपको कितना पैसा चाहिए उतना बताओ, हम कम्युनिटी की तरफ से, अपनी कौम की तरफ से पैसा आपको खड़ा करके देंगे, और हम आगे देख सकते हैं।
तो वो लड़का आया 2-3 दिन बाद, उसने लाया 60-70 हजार रुपए का कोटेशन। बोलते हैं मुझे एक लैपटॉप चाहिए, प्रिंटर चाहिए, कुछ टेबल चाहिए, मिला के 60-70 हजार रुपए चाहिए। ये बोले क्या काम करते हो? बोले मैं वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करता हूँ, कहीं पे जॉब करता हूँ। बोले किधर बैठ के करेगा? घर पे बैठ के करूंगा। तो बोले अगर तू घर पे बैठ के करेगा तो कस्टमर तेरे घर पे आएंगे, और तेरे घर की जो लेडीज है उनकी प्राइवेसी पे भी किधर तो प्रॉब्लम आ सकता है। एक काम कर, तू ऑफिस भी ले ले। तो बोले लाख रुपए और बढ़ेगा। बोले ठीक है कोई बात नहीं, तूने 60-70 हजार लेके आना, हम 2 लाख रुपए देंगे तुझको। और वो मौलाना ने उनके जो कम्युनिटी फंड था उसमें से 2 लाख रुपए उस बच्चे को निकाल के दिए। 2 साल में वो लड़के ने 2 लाख रुपए वापस किए, और आज वो जक़ात भी भर रहा है। तो वो प्राउड से बताते कि जो लड़का जक़ात नहीं देता था, हमने उसको जक़ात देने के लिए जक़ात देने वाला इंसान बनाए। जो ऐसे हाथ करके सैलरी मांग रहा था, आज हम उनको ऐसा सैलरी देने वाला हमने बनाया। तो देखो बात इतनी बड़ी है। आज अगर आप मेमन समाज में देखते हो तो मेमन में भी कॉमन फंड जक़ात का पैसा जमा होता है, और वहाँ पे कुछ काम होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा क्योंकि ज़कात एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, और आपने भी बहुत सारे भाई लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, बट उसके बाद में उसका एंड कुछ अलग हुआ और कुछ अलग ही बातें हो गई। तो मुझे ये नहीं करना है आप ज़कात से ही करो, बट एक कोई ग्रुप बना के अगर महीने का 100 रुपए का भी कंट्रीब्यूशन निकालते हैं सब ग्रुप में लाके, जैसे आज 100 लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर हम 100 रुपए भी निकालेंगे 10 हजार रुपए जमा हो जाएंगे, और ये 10 हजार में हम किसी को और भी मदद कर सकते। तो बोलने की बात यही है कि जब हम बयानात में ये चीजों को डालना शुरू करेंगे, अपने बच्चों को हम समझाना शुरू करेंगे, तो ये डेफिनेटली होगा। नेक्स्ट बात मुझे बतानी थी कि अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है कि आप जो बोलोगे वही करोगे। और मैंने बहुत बार देखा है कि ये अपने कॉम में बहुत मिसिंग है, भले हम कितने भी कुछ बातें करें। अकाउंटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी और अकाउंटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ योर वर्ड। आपके आपने जो बात की है उसकी रिगार्डिंग जो आपने बोला वही आपको करना है। और पैसे के लिए मैं मेरा सबसे पहला क्लाइंट मुस्लिम था जिसने मेरे 8 हजार रुपये डुबाए। और मैंने एग्जाम्पल मेरे 2-3 लोगों को बताया, तो वो बोले कि भाई अपने कौम के लोगों से दूर रहे। बोले ऐसी क्यों बात कर रहे हैं? बोले ये लोग बोलते हैं बट करते कुछ और है। मैं बोला मैं नहीं मानता इस बात को। बोले तुझे एक्सपीरियंस आएगा। उसके बाद ऐसे नहीं कि नॉन मुस्लिम लोगों की तरफ एक्सपीरियंस नहीं है, बट सी अपने को मिसाल बनना है। हमने अगर एक आध बात की तो पूरी हो जाएगी। एक अकाउंटेबिलिटी, आपने अगर बोला है कि मैं ये टाइम पे ये चीज करूंगा तो आपको करना ही है, आप इतना याद रखो। ये अकाउंटेबिलिटी अगर आप फॉलो करते हो तब देखो आपका बिजनेस कहाँ का कहाँ जाता है। दूसरा जो इरफान भाई ने बताया था कि एकदम गर्म नहीं होते, जो ब्राह्मण लोगों की बात उन्होंने की थी, ये बात सबसे ज्यादा जरूरी है कि मुंह में शक्कर और सर पे बर्फ अगर हम रखेंगे, दिमाग ठंडा रखना और जुबान मीठी रखनी, तो डेफिनेटली कोई भी बिजनेस, कोई भी डील आप क्रैक कर सकते हो। आप देखो ना अपने बिजनेस में के कितने तो 30 मार खान भी यहाँ पे है, जैसे कि यूसुफ अली है, जो दुबई में अबू धाबी में उनका बिजनेस है, जिनका परसों प्लेन क्रैश, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। टिपला के जो ओनर है ये भी तो मुस्लिम बिजनेसमैन है। तो ऐसे लोगों की बुक्स अगर हमको मिलते हैं तो पढ़ना शुरू करो। सबसे जरूरी बात जो इरफान भाई ने बताया, पढ़ना। देखो आज की दुनिया में ना, आज के इंटरनेट की दुनिया में जरूरी नहीं है कि आपको किसी के साथ में बैठना है। आज पता है, मैं आज धीरू भाई अंबानी के साथ चाय पी रहा था। वो कैसे? एक उनकी बुक था, मैं बुक पढ़ रहा था, और बुक पढ़ते पढ़ते मैं सुबह में शहरी के टाइम की चाय पी। तो इससे क्या होता है, उनकी जो सोच थी ये सोच मुझे समझ में आ रही है, और वो सोच में से मैं कुछ सीख रहा हूँ। तो आप इस टाइप से उनके साथ में अपॉइंटमेंट रोज के रोज कर सकते हैं। अभी मैं इरफान भाई का चल रहा था, एक बुक में से कुछ रेफरेंस ढूंढ रहा था, ये बुक। तो मैं आज इतने बुक्स हम जब पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसे इरफान भाई वही बता रहे थे कि आप जब सीखने के लिए रेडी नहीं होते हो कि मुझे वो क्या सिखाएगा, वो क्या बड़ी बात कर रहा है, ये जब बोलने का बंद करेंगे तो खत्म, आपका स्टूडेंट मर गया। जिस दिन स्टूडेंट आपने का मर गया उस दिन आपकी प्रोग्रेस डेवलपमेंट रुक गई। तो ये कर दो। दूसरा कंसिस्टेंसी को मुझे एक बात करना है कि मेरे एक रिलेटिव है, तो उसने करीबन आज तक 60 से 70 टाइप के बिजनेस ट्राई किए होंगे, बट कहीं पे सक्सेसफुल नहीं है। और अगर वो सुन रहे तो उनको डेफिनेटली समझे मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। शायद यूट्यूब पे देखेंगे तो उनको पता है मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। उन्होंने कपड़े का बिजनेस किया, बिरयानी का स्टॉल निकाला, सब आप जो नाम लो उसमें सब कुछ ट्राई किया। क्या प्रॉब्लम हुआ? हर एक बिजनेस में 3 महीने के ऊपर टिका नहीं। अब मुझे बताओ, बच्चा पैदा होने के लिए 9 महीने लगता है, इतना पेशेंस तो रखना चाहिए बिजनेस बड़ा करने के लिए। वो बच्चे को चलने फिरने के लिए उसके बाद 1 साल लगता है। तो जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो पहले 9 महीने और उसके बाद का 1 साल, अप्रोक्सीमेटली आपको 2 से 3 साल तो बिजनेस को देने पड़ते हैं। यहाँ पे ना मैं आपको एक मैट्रिक्स बताऊंगा, अगर आप नोट करके ले सकते हो तो देखो, 1000 × 1000 मैट्रिक्स बोलते हैं, 1000 × 1000। मतलब क्या है कि आप अगर आपके बिजनेस को पहले 1000 दिन संभालते हो, मतलब 3 साल, तो उसके बाद वो बिजनेस आपको अगले 1000 महीने संभालता है, करीबन 84 ईयर्स होते हो। देखो, अगर आप आपके बिजनेस को पहले 1000 दिन संभालते हो, पहले 3 साल तक, तो उसके बाद वो आपका बिजनेस आपको अगले 1000 महीने संभालता है। दिस इज 1000 × 1000 मैट्रिक्स।
और ये मैट्रिक्स काम करता है, आपको शिद्दत से काम करनी है, आपको कंसिस्टेंटली एक ही जगह ठोकना है, वहां से पानी मिलेगा। इसको मैं एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। हम एक जगह विजिट के लिए गए थे, हम सब लोग गए थे, 100 लोग और मैं, हम सब लोग मिलकर विजिट के लिए गए थे। एक बड़ा सा प्लॉट ऑफ लैंड था, और मैंने वहां पे बताया कि अगर यहाँ पे 50 फुट खोदोगे तो पानी मिलेगा। तो अपना जो मिस्टर अब्दुल्ला था, 21 साल का नौजवान जो बॉडी बनाना चाहता था, तो उसने क्या किया, खोरा और कुदर लेके आया, खोदना शुरू किया। 2 फुट खोदा, पानी नहीं लगा। फिर दूसरी तरफ 2 फुट खोदा, पानी नहीं लगा। फिर तीसरी तरफ 2 फुट खोदा, पानी नहीं लगा। ऐसे 25 जगह उसने खोदे। 25 × 2 50 फीट तो हो गया। बाद में मैं जब वापस आया तो मुझे बोलते हैं कि यार इब्राहिम भाई, आप तो झूठ बात कर रहे हैं। बोले क्या हुआ, आपने बोले 50 फुट खोदना पानी लगेगा। मैं तो देखो 50 फुट खोदा, पानी नहीं लगा। अरे भाई, आपको एक जगह खोदना था 50 फुट, आप ये सारी चक्कर में जो इतनी खूबसूरत लैंड थी ना, उसकी भी वाट लगा दी, और आपकी मेहनत भी पानी में गई। तो सेम हो रहा है वो बंदे के साथ में। 70 जगह खोदा बंदे ने, पानी नहीं लगा, और बोल रहे कि बिजनेस करना मतलब ना के बराबर है। आज पूरा टाइम घर पे बैठ के रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में लाइफ जा रही है। तो यही है, आपको आपके जो आप काम कर रहे हो, जो इरफान भाई ने बताया कि आप 100% दो। व्हाट इज दैट 100% दो? मतलब क्या है, आप टीवी देखना बंद कर दो, आप आईपीएल मैचेस देखना बंद कर दो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ अगर कोई पिकनिक कर रहे हैं, साल में एक ही पिकनिक कर दो। आपको दोस्तों के साथ मूवी देखने की आदत है, साल में एक ही बार जाके देखो। आपको रोज चाय पीने की आदत है, महीने में एक ही बार चाय पी लो उनके साथ में जाके। खाली टाइम में आप आपको बिजनेस डिस्कस करना है, और आपको जिसके जैसा बनना है उसके साथ जाने की कोशिश करो। जैसे कि ये देख के कई नौजवान को लगेगा कि अरे इरफान भाई भी एक जगह प्रमोटर बन के काम किए थे, आज उनका बिजनेस करोड़ों में है और एक लेवल पे पहुंचे, मुझे इरफान भाई जैसे बनना है। कोशिश करो कि आप इरफान भाई की संगत में ज्यादा से ज्यादा रहो, तो उसमें से आपको पता चलेगा कि यार हाँ, ये बंदा ना ये डिसीजन लिया ना, इसलिए ऐसा हुआ। मतलब ये सेकंड हैंड मोबाइल जब उनके पास आया था, तब उसने इतना बोला, कस्टमर को ऐसे पट्टी में पढ़ाया, इसमें से और 500 रुपए एक्स्ट्रा कमाया उन्होंने। मतलब ये ट्रिक मुझे सीखना है, और ये ट्रिक आप जब उनके साथ में रहोगे तभी सीखोगे। तो इसलिए आपको जिनके जैसा बनना है, आप उनके जैसा उनके साथ में रहने की कोशिश करो। तो देखो, अकाउंटिंग मेंटेन करो, जरूरी है। आप इनकम टैक्स रिटर्न मंथ ईयरली फाइल करके लो, प्रॉपर सीए ढूंढो, उनके पास में करो, और देन लोन लेने के लिए आपको डेफिनेटली इसका फायदा होगा। गवर्नमेंट कंप्लायंसेस जैसे कुछ छोटे मोटे टैक्सेस है, आप उसके आपके पास जब सीए के पास जाओगे ना, पहले पूछो कि पहले काम करो, मुझे लिस्ट निकाल के दो कि मेरे बिजनेस के लिए क्या क्या एप्लीकेबल है। वो बोलेंगे 4 चीजें हैं, तो नोट करो 4 चीजें, आपके पास एक डायरी रखने की आदत करो, और वो 4 चीजें हर साल हो रही है इस पे ध्यान दो। फिर वो सीए आपका फॉलोअप लो या ना हो, आपको कंपलसरी उनके पीछे पड़ना है कि आपको ये काम करके देना है। वो सीए आपका नहीं सुन रहा, दूसरा सीए ढूंढो। सांगली में 100 लोग हैं, 100 सीए के ऑफिस है, आप छोड़ के दूसरे पास जाओ। बट जब तक आप वहां पे सेल्फिश बनना है, अरे इब्राहिम भाई है, अपना आदमी है, छोड़ के कैसे जाओ, नहीं नहीं। जब इब्राहिम भाई आपके बिजनेस के लिए काम नहीं करे, तो दूसरा इब्राहिम भाई ढूंढो। मेरी बात को समझो। आप वहां पे सेल्फिश बनो, कॉम के लिए पीछे मत पड़ो उस टाइम पे, क्योंकि सी आप खड़े हैं तो कॉम है आपके पीछे, और आप खड़े हो तब कॉम के लिए कुछ कर पाएंगे। इसलिए वहां पे आप ध्यान दो कि आपके बिजनेस कंप्लायंसेस पूरे हो रहे हैं। और मैं और एक छोटी सी चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि छोटे छोटे चीजों से कितना बड़ा बेनिफिट होता है, जो मराठी में आपने सुने होंगे, मेरे अम्मी हमेशा बोलते, थेंबे थेंबे तळे साचे, बूंद बूंद से बनता है सागर। देखो, अगर आप रोज का 200 रुपए का पिग्मी निकाल रहे हो डेली सेविंग में, ये क्योंकि ये सबसे बड़ी कमी हम मुस्लिम कौम में है। आज पता है बुरी बात क्या है, मस्जिद में लिखना पड़ रहा है वजू की जगह पे कि मावा खा के कुल्ली करना मना है बोल। मतलब आज हम इतने नीचे लेवल पे गए कि वहां पे इतना, मतलब वजू की जगह पे जाने पर इतना गंदी बदबू उठती मावा की। हालांकि इस्लाम में ये भी कहा है कि शराब ना पियो। तो किसी ने जाकिर नाइक से पूछा था कि सिगरेट और मावा के लिए तो कहा नहीं कुरान में, तो वो तो हम कर सकते। तो उन्होंने कहा आगे जाके कि ऐसी हर एक चीज जो तुमको धीरे धीरे मौत के पास ले जाती हो, करना मना है। तो सिगरेट और मावा तो वही कर रहे हैं। और वहां पे मैं जब उस दिन मस्जिद में पढ़ा कि वहां पे क्लियरली लिखा है बड़े अक्षरों में कि मावा खा के कुल्ली करना मना है। अब देखो हम कहाँ तक पहुंचे हैं। मैं पॉइंट पे क्यों आया बताता हूँ, क्योंकि एवरेज आपने कहा अगर किसी को कोई भी चीज का व्यसन है, मावा सिगरेट है जो भी है, दिन के कम से कम 100 रुपए तो आपको उसमें उड़ते हैं। मैं मान के चलता हूँ 200 रुपए जाएंगे। तो रोज के 200 रुपए अगर आप ये साइड में रख रहे हो, मैंने छोटा सा कैलकुलेशन भी बनाया, वही करा था कि मैं थोड़ी देर पहले। रोज के अगर आप 200 रुपए निकालते हो तो एक साल में 365 डेज होता है। तो आपका हर साल का 73,000, 73,000 रुपये आप साइड में निकाल के रखते हो। अच्छा, 73,000 निकले तो मैं क्या करूँ? ठीक है, एक साल के बाद 73 हो गया, मैं कोई बाइक लेता हूँ। अगले साल 73 हो गया, मैं फ्रिज लेता हूँ। ये नहीं करना है अपने को। देखो, अगर आपने को भी एक कुछ एक बड़े अमाउंट के लाइफस्टाइल में जाना है, तो ये चीज आप देखो, ध्यान से देखो। 73,000 अपने को मिले, मैं नहीं बोलूंगा आपको बैंक में एफडी करना है या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि एफडी में ब्याज हराम है, शेयर मार्केट में समझ में नहीं आता हमको। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड है जो शरीयत के हिसाब से बने हैं।
जिसको शरिया म्यूचुअल फंड ऐसे कुछ कहते हैं। तो मैं जैसे अभी ढूंढ रहा था कि ऐसे कितने शरीयत म्यूचुअल फंड है और जिसमें इनका 1 साल का रिटर्न क्या है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे टाटा का एथिकल फंड रेगुलर ग्रोथ बोल के प्लान है, जो शरीयत के हिसाब से है। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा, मैं तो बस आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पिछले साल में वो टाटा के फंड ने 56% का रिटर्न दिए। मतलब क्या, अगर पिछले साल आज के दिन मैं 100 रुपए डालता था उस फंड में, तो उन्होंने जितने कंपनी सिलेक्ट किए, कौन सी कंपनी सिलेक्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होता है आपको अगर ब्रीफली बताता चलो, कि आपको पता नहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। तो यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट लोगों ने क्या किया, आप हमको 100 रुपए दे दो, मैं आपके जैसे 1000 लोगों के 100 रुपए लूंगा और वो 5-10 कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। वो 5-10 कंपनी की इन्वेस्टमेंट करके जो फायदा मिला, हम हमारे लिए थोड़ा रखेंगे, आपको थोड़ा देंगे। तो जो हमको थोड़ा देंगे वो है 56%। मतलब पिछले साल अगर मैंने वहां पे 100 रुपए डाला था, तो आज मेरे 155 रुपए हो गए। अगर ये 155 मैं फिर से 100 रुपए डालता हूँ, तो नेक्स्ट ईयर उसके और 155 होंगे, 100 के फिर से 155 होंगे। मतलब 55% की आपके पैसे बढ़ रहे हैं। और बैंक में आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भर रहे हो 12, 15, 18%। मतलब 55 रुपए कमा रहा हूँ, 18 रुपए का ब्याज दे रहा हूँ। मतलब बैंक से कभी भी ये अच्छा है। तो अब यहाँ पे मैंने जब इसका वर्किंग किया कि आप जो 200 रुपए का रोज का पिग्मी भर रहे हो, डेली सेविंग जो कर रहे हो आप, ठीक है, बचत अकाउंट जो निकाल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि आप पूरे साल वो पैसे को वैसे ही रख दिए और एक साल में एक ही बार उसको निकाला, 73,000 हो गए। ये 73,000 रुपए हमने वो टाटा के म्यूचुअल फंड में डाल दिए। और म्यूचुअल फंड में डाला जहाँ पे उन्होंने लिखा है, रिकॉर्ड है कि 56% का रिटर्न है, मैंने सिर्फ 40 टके का ही कैलकुलेशन किया, 40%। तो फर्स्ट ईयर मुझे 40 टके डालने के बाद उसमें 29,200 रुपए मिलेंगे। और एक साल के बाद में मेरे 73,000 1 लाख रुपए हो जाएंगे। ये 1 लाख रुपए मैं फिर से मैं अगली बार इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, यही 1 लाख रुपए रिपीट कर रहा हूँ, यही 1 लाख रुपए रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक ही बार 73,000 डाला, फिर भी 10 साल के बाद ये 73,000 की 21 लाख रुपए हो जाएंगे उसके साथ में। 10 साल के बाद, सिर्फ एक साल की सेविंग बोल रहा हूँ मैं। और अगर मैं हर साल 73 डालते जाऊंगा तो ये अमाउंट करोड़ों में जा सकता है। तो करोड़पति बनने के लिए अपने पास सिर्फ 10 साल बाकी है। बट हम डेली मावा खाना प्रेफर करेंगे रोज के 200 रुपए निकालने के बदले। और आप इस चीजों को ध्यान दो, क्योंकि जितने ज्यादा मुस्लिम में करोड़पति बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, उतना ज्यादा अपने कौम का नाम बढ़ेगा। उसके साथ में एजुकेशन भी उतना ज्यादा जरूरी है। सिर्फ पैसा आया तो सब कुछ नहीं है। पैसा आने के बाद पैसे टिकाने के लिए, मेरी अम्मी हमेशा बोलती थी, पैसा कमाना ना कोई भी कमा सकता है। मतलब भिखारी भी पैसे कमाता है, एक प्रोस्टिट्यूट भी पैसे कमाती है, और तू भी पैसे कमाएगा, मेरे अम्मी हमेशा बोलती थी। तो पैसा कमाने में अक्ल नहीं लगती, पैसा टिकाने में अक्ल लगती है। और उस टाइम पे तुझे ये सोचना है, मेरी माँ हमेशा बोलती थी, उस टाइम पे तुझे सोचना है कि ये पैसा जा रहा है तो कहाँ पे जा रहा है, और ये सच में इसकी जरूरत है क्या देने के लिए। तो जब आप ये डे टू डे एक्सपेंसेस मैनेजर जो ऐप है, उसमें आप ये डेली ट्रैकिंग रखोगे, मंथ एंड को आप उसके टोटल निकालोगे, तो आपको पता चलेगा यार यहाँ पे मेरी फिजूल खर्ची हो गई, ये अब मुझे एक फिजूल खर्चे को कहीं पे तो रुकना पड़ेगा। मेरा एक दोस्त है सांगली में, उसका प्लास्टिक का बड़ा बिजनेस है, नेशनल प्लास्टिक। आप रमजान के टाइम कब्रस्तान के सामने उसका बोर्ड देखते रहेंगे। मैं उसको पिछले महीने मिलने गया था ना, तो मुझे शौक लगा। वो जब से शादी किया है, आज उसके शादी को 8-9 साल हो गए, वो हर दिन घर में क्या खर्चा कर रहा है, उसकी वाइफ को उसने आदत डाली है कि वाइफ ने लिख के रखा है। और वो बोलता है पिछले साल मेरे वाइफ ने कुछ 5-7 लाख रुपए का हमारे घर पे खर्चा हुआ। तो एक बार ऐसे मजाक में उसकी वाइफ बोल रही, देखो शादी को 8-9 साल है, तुमने कुछ किए क्या। इसने बोला 2 मिनट रुक, 8 साल का टोटल निकाला, बोला 12 से 18 लाख रुपए तो हमने घर पे खाए पिछले 8-10 साल में, करूँ कहाँ से, 10-12 लाख तो हम घर पे खा रहे हैं। तो देखो इतना बारीक हिसाब वो रख रहा है, घर पे क्या क्या कितना खर्चा हो रहा है। और ये अपने को आना जरूरी है, ये अपने को होना जरूरी है। इसलिए आप बिजनेस कंसल्टिंग लेना शुरू करो, लोगों से मिलना शुरू करो। जब तक देखो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने बिजनेस से अपने शॉप से बाहर नहीं निकलेंगे, आपको बाहर की दुनिया नहीं समझेगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मस्जिद में भी आप मिल रहे हो तो कोशिश करो कि यही डिस्कशन करो, ना कि ये कि मोदी क्या कर रहा है, सलमान खान शादी कब कर रहा है, राहुल गांधी पीएम बनेगा कि नहीं बनेगा। अपने को इससे कुछ मतलब नहीं है, वो पीएम बना या नहीं बना, फिर भी जो एरोप्लेन से चॉपर से घूम रहा है। बट हमारी हालत है कि हमारे स्प्लेंडर 100 जो है, वो स्प्लेंडर का हम पल्सर भी नहीं कर पा रहे पिछले 10 साल से। हमारी हालत यहाँ पे ये है। इसलिए फिजूल का डिस्कशन बंद करो, एक सबसे बड़ी बात। क्योंकि क्या होता है, मैं इसको निगेटिव टॉक बोलता हूँ। ऐसी कोई बात करने से ना आपको फायदा ना मुझे फायदा। मतलब मैं आके बोल रहा हूँ, अरे मैं आ रहा था ना वहां पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया वो हो गया, अच्छा हो गया एक्सीडेंट, आपको फायदा है कि मुझे फायदा है, कुछ नहीं फायदा, फिर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। रोज कोरोना के इतने केसेस बढ़ रहे हैं, किसको फायदा है, आपको फायदा है मुझे फायदा नहीं, फिर क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम। उसके बदले कोई बुक ले लो पढ़ते बैठो, उसके बदले कुरान ले लो पढ़ते बैठो, कुछ ना कुछ अपने को नया नया चीज मिलेगा। सहाबाओं की लाइफ आप इस्लाम से रिलेटेड पढ़ो ही पढ़ो, बट उसके साथ ये भी बुक मिलती है कि देखो कि वो कौन से बिजनेस में थे, कितने सक्सेसफुल थे, और उन्होंने कहाँ से कहाँ तक एम्पायर को लेके गए। आज सांगली में कितने बड़े बड़े हैं, जैसे एपी बेकरी है, ये सब मेरे क्लाइंट्स थे, इसलिए मैं इनका नाम ले रहा हूँ। चांद जो चांद फ्रूट कंपनी है मीरज का है,
आज चांदफूड कंपनी का टर्नओवर कुछ करोड़ों में है हर साल। वो ये लोग पास टाइम नमाजी भी है, ना कि ऐसे कि सब छोड़ के कर रहे हैं। ये सब एक ही चीज की बदौलत बढ़े, क्योंकि इनका अकाउंटिंग रिकॉर्ड अच्छा था। अब देखो इनका टर्नओवर, जब उनके साथ एसोसिएटेड था 100 करोड़ के रेंज में था। अगर मान के चलो इन्होंने रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं किया, तो एक्सपोर्ट का ऑर्डर आएगा क्या? एक्सपोर्ट का इंसेंटिव मिलेगा क्या? कुछ फायदा नहीं है। इसलिए आप याद रखो कि जितना ज्यादा हो सकता है आप एक दूसरे को नॉलेज देने के हिसाब से बात करो, एक दूसरे को सजेस्ट करो कि आप यहाँ पे जाओ, ये जाओ। और मैं इसी मौके पे एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मुनीर सर, अगर आपकी इजाजत है तो, जो मेरे फ्रेंड मैंने बताया जो नेशनल प्लास्टिक वाला, वो मेरे पार्टनर और मैं मिलके एक ग्रुप बना रहा हूँ, हम तीनों। और ये ग्रुप में हम एक फिजिकल मीटिंग लेंगे, अभी कोरोना में पता नहीं कैसे होगा। और यहाँ पे हम सारे मुस्लिम बिजनेसमैन को कनेक्ट करेंगे, और उनके लिए छोटे छोटे हर महीने को सेशंस रखना है। तो जिसमें छोटे छोटे बातों पे डिस्कशन होगा कि बिजनेस का प्रमोशन कैसे करना है, एक टॉपिक वो रह सकता है। अकाउंटिंग में क्या क्या करना है वो टॉपिक रह सकता है। लोन कैसे लेना है वो टॉपिक रह सकता है। छोटे चीजों पे। और यहाँ पे कोई कॉमन फंड लाके अगर कोई मुस्लिम बिजनेसमैन प्रॉब्लम में है तो उसको कहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, तो बेसिस पे हम इनिशियल लेवल पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो जैसे तो मुस्लिम अधिकार आंदोलन तो हमेशा हमारे साथ में है, हमारा हाथ पकड़ के ही है। इसके साथ में हम ये भी कर रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ हम बिजनेस रिलेटेड ही बात करेंगे, ना कि हम कोई भी हिस्टोरिकल टॉपिक नहीं लेंगे, इस्लाम की हिस्ट्री बात नहीं करेंगे, आरक्षण पे बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे बिजनेस बात करेंगे। तो ऐसे स्पेसिफिक बिजनेस के लिए ग्रुप हम बना रहे हैं। इसके लिए हम कोर कमेटी का चुनाव कर रहे हैं, जहाँ पे हम सोच रहे हैं कि सब अपने सोच जैसे लोग हो। तो उसका नाम अब फाइनल हो रहा है। एक बार कोर कमेटी बनेंगी तो इसमें मीटिंग्स में अनाउंसमेंट करना शुरू कर देंगे, तो बस रमजान होने का वेट कर रहे हैं। तो आज कौम को ये करना जरूरी है, अब जितना हो सकता है उतना बिजनेस में जाने की कोशिश करो। और जब भी बिजनेस करना है तो एक कंसेप्ट बोलते हैं कि उसको आइडिया वैलिडेशन बोलते हैं, उसको इंग्लिश में एक वर्ड है आइडिया वैलिडेशन। आपके पास बिजनेस करने की एक आइडिया है, तो आइडिया को पहले चेक करके देखो। चेक कैसे करना है? ना कि अपने दोस्त के पास जाना है, कोई पकड़ के चलो, कोई बिजनेसमैन उसके पास जाके बैठो, ओके। या फिर अभी मैं भी वहां पे, वो मेरा पार्टनर, आप कभी भी आ सकते हो ऑफिस में, वहां पे बात कर सकते हैं। आप सिर्फ ये एंगल से बात करो कि से मैं कुछ बिजनेस करने का सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कपड़े का बिजनेस करने का सोच रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो थोड़ा सा उससे अपने को स्टडी करना है कि कपड़े के बिजनेस में सांगली में कितने हैं, हर एक का बिजनेस कितना है, शोरूम करके बिजनेस होगा या रोड पे बिजनेस होगा। रोड पे बिजनेस होगा तो कौन से लेवल का कस्टमर आएगा, शोरूम में कौन से लेवल का कस्टमर। थोड़ा सा अपने को सोचना है, ना कि मेरे बाजू वाले ने किया इसलिए मैं भी करूंगा, ना कि मेरे दोस्त ने किया इसलिए मैं भी करूंगा। आज ये देख के बिजनेस करने के दिन गए, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ के नॉलेज लेके बिजनेस करो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इरफान भाई ने भी कर, मैंने भी कहा था कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, उसी जगह पे टिक के रहना है, डटे रहना है। आप जब कोई भी बिजनेस में जा रहे हो तो आपको वो बिजनेस कंटिन्यू करना है कम से कम 3 साल तक, कम से कम 3 साल तक, और अपनी जी जान उसमें डालनी। जैसे उन्होंने कहा इरफान भाई ने कि फैमिली को भी कम टाइम देना, दे दो। 3 साल फैमिली कॉम्प्रोमाइज की ही चलेगा, बट हमेशा वो छोटे रूम में रहने से बंगलों में शिफ्ट, और बंगलों में से तुम एरोप्लेन से ट्रैवल करो, ये सबसे बड़ी बात है। 3 साल अगर उसके लिए अगर अपनी फैमिली सफर करके तो करने दो, बट डेफिनेटली आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा समरी मतलब ये करता हूँ, हमने क्या क्या बात की। अकाउंटिंग पे ध्यान दो, फिर से अभी खत्म करने जा रहा हूँ तो मैं इससे बात करूंगा। अकाउंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं करोगे तो क्रिकेट मैच के जैसे और वो अपने अब्दुल्ला के जिम बॉडी बिल्डिंग जैसे अपने हालत हो जाएंगी। बिजनेस का फैमिली पैक मत बनाओ, बिजनेस में सिक्स पैक बनाओ। डेफिनेटली आपका बिजनेस सिक्स पैक बनाने की काबिलियत में है, बट उसके लिए ये करो। दूसरा, इनकम टैक्स के रिटर्न प्रॉपर फाइल करो। अकाउंटेबिलिटी, आपके वर्ड्स, आपने जो बात किए वो आपको पूरी करनी है, आपने जो कमिटमेंट दिए पूरे करने। नहीं यार तुम अपना भाई ये 500 रुपये कम नहीं ले सकता क्या? देखो, मैं हमेशा एक मेरे क्लाइंट्स को बताता हूँ, अगर आप चने डालोगे तो आपको गधे ही मिलेंगे, आपको बंदर ही मिलेंगे। अगर आपको बाघ चाहिए, शेर चाहिए ना, आपको गोश्त का टुकड़ा डालना पड़ता है। तो चने फेंक के अगर आप बोल रहे हो कि मेरे लिए शेर चाहिए, तो आपको नहीं, आपको हमेशा बंदर ही मिलते रहेंगे। इसलिए क्वालिटी जहाँ पे मिलती है वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज मत करो, और अगर आप भी क्वालिटी दे रहे हो तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज मत करो। मैंने और एक चीज पढ़ी थी कहीं पे कि अमीर आदमी वही बनता है जिसको खुद की कीमत पता है। मतलब मेरे पास जॉब के लिए कोई लड़का आता है, बोलता है कि सर मुझे जॉब चाहिए, बोले देता हूँ, कितना चाहिए सैलरी, बोलते सर आप जो दोगे वो। मतलब वो लड़के को पता नहीं कि मेरे 1 घंटे की कीमत क्या है। 1 घंटे की कीमत में याद है, आप एक फॉर्मूला जो मैं हमेशा लाइफ में यूज कर रहा हूँ, वो भी आप यूज करो, जो पिछले साल 1.5 साल से मैं लॉकडाउन के बाद में सीखा। आप क्या करो, मेरा ऐसा होता था कि, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ मैं। कोई भी बंदा मिलता है, अरे मिलना है, मैं जाके मिल जाता हूँ। कभी उसके ऑफिस पे, कभी मेरे ऑफिस पे, और मेरे घंटों उसमें जाते थे। बाद में पता चलता महीने के एंड में मैंने कुछ मतलब इस टाइम पे कुछ खास कलेक्शन नहीं हुआ, इतना अच्छा बिजनेस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? थोड़ा देखता था, मैंने टाइम वेस्ट बहुत किया। तो मैंने ना थोड़ा सा टोटल निकाला, क्या करना है आपको, आपकी 1 घंटे की कीमत निकालनी है। कैसे निकालनी है आपको बताता हूँ। अगर हो सकता है तो फॉर्मूला लिख लो, और उसी हिसाब से आपको लोगों को टाइम देना है। 1 घंटे का
फॉर्मूला ऐसा मैंने निकाला कि आपका पूरे साल का इनकम कितना है उसको पहले जोड़ लो। पूरे साल का इनकम मान के चलो कि अगर आप सैलरीड हो तो आपका से मान के चलो महीने का सैलरी 25,000 रुपये आ रहा है, तो साल के 3 लाख रुपए हो गए आपके, तो 3 लाख रुपए आपको कहीं पे लिखना है। उसके बाद आप देखो कि आप एक हफ्ते में कितना काम करते हैं। जैसे कि एक दिन में हम 10 घंटे काम करते हैं, इंटू हफ्ते में 6 घंटे काम कर 6 दिन काम कर रहे हैं, इंटू 52 वीक्स है, मतलब 3120 घंटे हम एक साल में काम कर रहे हैं। तो ये 3 लाख रुपए जो हमारा इनकम आया उसको अपॉन 3120 करोगे तो मेरा 1 घंटे की कीमत 96 रुपीज है, मतलब 100 रुपए। अब देखो आपके 1 घंटे की कीमत 100 रुपए निकली, और अगर आपका एक दोस्त बोलता है कि अरे यार चल थोड़ा सा चिल मार के आते, थोड़ा सा जाके आते, तुमको पता है उसके साथ जाएंगे तो 4-5 घंटे तो आराम से टूटेंगे। आप ये देखो कि वो दोस्त के पास जाके 500 रुपए आपको मिलेगा, क्योंकि आप 5 घंटे दे रहे हो, आपके 5 घंटे की कीमत है। 500 रुपए अगर आपको मिल रहे हो दोस्त के साथ बैठ के, कुछ आइडियाज मिल रहे, बिजनेस मिल रहे, तो डेफिनेटली दोस्त के साथ जाओ। 1000 रुपए मिल रहे तो उसको खाना खिलाओ, चाय भी तुम दे दो उस दिन। बट आपको पता है कि उसके साथ बैठ के तुमको निगेटिविटी मिलेगी, कुछ गंदे या कुछ अदर डिस्कशन ही होंगे, कुछ फायदा नहीं होगा उसका। आप उसको बोलो अरे यार कुछ फायदा नहीं, मतलब नहीं थोड़ा सा बिजी हूँ मैं नहीं आ सकता, थोड़ा सा वहां पे झूठ बोलेंगे। मैंने जब मेरा कैलकुलेशन निकाला तो मेरी घंटे की कीमत 500 रुपए निकली। अब 500 रुपए जब मुझे कोई बोलता है ना कि सर चलो मेरे ऑफिस में मिलते हैं, बोलते नहीं यार फोन पे बात कर सकते हैं ना। अभी कहीं कहीं से ऑनलाइन, जैसे मैं इस पे जा रहा था तो वहां से फोन आने लगे, फ्री में कंसल्टेंसी लेना शुरू की। मैं उनको बोला ऑन कॉल कंसल्टेशन मिलेगा बट आपको 500 रुपए पे करना पड़ेगा। 50 टक्के कॉल तो ड्रॉप हो गए, और जो लोगों ने रेडी हो गए, मेरे 500-500 रुपए इनकम शुरू हो गया। 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे का मैं कॉल अगर कर लेता हूँ तो उनको एक 500-1000 रुपए चार्ज कर लेता हूँ। वो लोग भी खुशी खुशी रहते क्योंकि उनको भी उसका फायदा हो सकता है। तो देखो हर एक घंटे की अपनी कीमत निकालो और उसके हिसाब से आप लोगों को टाइम देना शुरू करो, डेफिनेटली आपका पैसा बढ़ने में फायदा होगा। कल ही मैं कुछ वर्किंग देख रहा था, 1 घंटे का इनकम कितना है। रिलायंस ग्रुप का 1 घंटे का इनकम 40 करोड़ है। भारत पेट्रोलियम का 1 घंटे का इनकम 30-32 करोड़ है। देखो 1 घंटे में वो बिजनेस 32 करोड़ 40 करोड़ रुपए कमा रहा है 1 घंटे में। और आज हम रिलायंस, वो वही मुकेश अंबानी को गाली देते बैठे, वही हम लोगों पे डिस्कशन करते बैठे, अरे वो इतना बड़ा, उतना बड़ा। बड़ा तो हो सकता है बट आपको सोचना है कि पहला कदम आपको कब उठाना है। अगर आप कदम नहीं उठाएंगे तो आगे डेफिनेटली नहीं बढ़ेंगे। रिकॉर्ड मेंटेनेंस नहीं रखने से बैंक आपको लोन नहीं देगा, इसकी वजह से आपको प्राइवेट फाइनेंस में जाना पड़ेगा, प्राइवेट फाइनेंस आपको ज्यादा पैसे लेंगे। इसलिए प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू कर दो। आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हो। दुनिया को दिखाने के लिए करने की जरूरत नहीं है, अरे यार मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन हूँ, पता है यार बिजनेसमैन हो बट एट द एंड आपके घर पे क्या आ रहा है वो मैटर करता है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जिनके बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट है, बट बड़े कॉन्टैक्ट की बदौलत अगर आपके अकाउंट पे पैसा नहीं आ रहा तो कॉन्टैक्ट का कुछ फायदा नहीं। मतलब मैं अगर आपको अभी बोल रहा हूँ कि आपका कॉल होने के पहले मैं नरेंद्र मोदी के साथ में बात किया और उन्होंने बोले कि कोविड पे एक्शन ले रहे, चल ठीक है, इसका मतलब मोदी मेरा दोस्त है, मैं आपको बताना है। बट मोदी की वजह से मेरे अकाउंट में कुछ करोड़ पे एटलीस्ट हर महीना आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहे इसका मतलब वो मोदी की फ्रेंडशिप का मेरा कुछ फायदा नहीं है। तो बड़े बड़े कॉन्टैक्ट के कुछ फायदा नहीं, वो कॉन्टैक्ट को रुपीज में कन्वर्ट करना सीखो, क्योंकि एट द एंड आपका सक्सेस मैटर करता है, आपके कॉन्टैक्ट मैटर नहीं करते। यहाँ पे मस्जिद में अवेयरनेस स्प्रेड करने की जरूरत है। बयान में अगर जितना हो सकता है आप ये चीजों को कवर करना शुरू कर दो। कम्युनिटी कौम को बिजनेस में लाने के लिए इंस्पायर करना शुरू कर दो। भोरी कम्युनिटी का एग्जांपल आपको याद रखना होगा। डेली सेविंग स्टार्ट करो। रोज का 200 रुपए का सेविंग करके मैं एक साल में सिर्फ 73,000 एक ही बार डालता हूँ, तो 10 साल के बाद वो 73,000 की 21 लाख बन जाता है। तो ये देखो कंसिस्टेंटली आपको काम करना है, कोई भी चीज पे एक ही जगह पे टिका रहना है। मैं मुस्लिम अधिकार आंदोलन और मुनीर भाई इन सबका और आप सब पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और मेरी कुछ 4 बातें आपको एक्सप्लेन करने के लिए। शुक्रिया।